हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की वाक्य रचना से संबंधित समस्या पर बात करने वाले हैं। हालांकि इस समस्या पर एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में है, यह उसी का दूसरा वीडियो है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो आपका इस परिवार में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को इस परिवार से जोड़िए, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं इसका फायदा सबको मिले, यही मेरी कोशिश है और मंशा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने महत्वपूर्ण नियम से रूबरू हुए थे। हमें उम्मीद है कि वो नियम आपको पसंद आए होंगे और उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। यह नियम को जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षाओं में ही पूछा जाए, आपको आम जीवन में भी जब आप हिंदी में वार्तालाप कर रहे होते हैं, हिंदी में कोई चीज लिख रहे होते हैं, तो उसमें वाक्य रचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, यदि आपको नियम पता नहीं है तो हो सकता है कि आप वाक्यों के द्वारा जो कहना चाहते हैं वो आप ना कह पाए, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। ये चीजें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में नियम नंबर 1 ये है कि कर्ता और कर्म से संबंधित हम बात करते हैं कि यदि कर्ता विभक्ति रहित है, क्या कहा हमने, यदि कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नियम कर्ता यदि विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। या कर्ता, कर्म और क्रिया तीन ही अंग हैं वाक्य के। हम उसी तीनों पे संबंध पे बात कर रहे हैं, एक समन्वय स्थापित कर रहे हैं। ठीक है ना। यह नियम क्या कह रहा है, कर्ता यदि विभक्ति सहित है, विभक्ति आप समझ रहे हैं, कर्ता का चिन्ह विभक्ति है। कर्ता क्या है, वाक्य के पहले आता है, जो क्रिया को संपादित कर रहा है वो कर्ता है। क्लियर है यहां तक। कर्ता यदि विभक्ति रहित है, अर्थात उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, तो आगे कुछ नहीं देखना है। और क्रिया क्या है, इसी कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा। लिंग क्या है समझ रहे हैं, अगर वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग। पहले एक उदाहरण लिखते हैं, फिर हम इस पे बात कर रहे हैं। जैसे राम आम खाता है। दूसरा वाक्य, सीता घर जाती। ये दो वाक्य हमने लिखा है ताकि हम इस नियम को समझा सके। दोस्तों, कर्ता आप समझ रहे हैं इसमें क्या है, वो राम है।
राम विभक्ति रहित है, इसमें यहां पे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है कि क्रिया लिखा है ना, क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे तीनों। इस स्थिति में कर्ता जिस रूप में है क्रिया को उसी रूप में ढालना है। और वो देखिए कैसे हमने ढाला। कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। और क्या है? एक वचन में है। और क्या है? पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष सॉरी, ये क्या है? अन्य पुरुष है ना? तो क्या कह रहा है? विभक्ति रहित होने के बाद क्रिया, यह क्रिया जो है कर्ता के इसी सिचुएशन के हिसाब से होगा। क्या होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग आप समझ रहे हैं। राम खाता है, मतलब वो खाती है नहीं हो रहा है, खाती स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक वचन मतलब ये भी एक वचन में ही होगा। और अन्य क्या है? अन्य पुरुष में ही होगा, है ना? जैसे मैं आम खाता हूं, तो मैं उत्तम पुरुष है, इसलिए खाता हूं उत्तम पुरुष के अनुसार ही होगा। ठीक है। आम को यहां पे देखना नहीं है, क्योंकि नियम क्या कह रहा है? आप कर्ता को देखिए, अगर उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगा तो क्रिया पे आप नियम फॉलो कीजिए। क्लियर? इसी का अपोजिट दूसरा वाक्य है, सीता घर जाती है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर है दोस्तों? क्या है? एक वचन में है। और क्या है दोस्तों? अन्य पुरुष है। तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है। पहले वाक्य में देखिए, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हो गई। दूसरे वाक्य में कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में हो रही है। यहां भी देख रहे हैं कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में हो रही है। कर्ता अगर उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगा। ये पहला नियम स्पष्ट हो गया दोस्तों। अब आइए दूसरे नियम पे बढ़ते हैं। हम ये चलो लिखते हैं दूसरा नियम। अब इसको थोड़ा करते हैं। इसमें क्या देखा आपने कि कर्ता विभक्ति रहित है। अब स्थिति आती है यदि कर्ता विभक्ति सहित है तो। ठीक है। अब यदि कर्ता विभक्ति सहित है तो फिर हम कर्म को देखेंगे। ठीक है। कर्ता विभक्ति सहित हो गया, मतलब कर्ता में विभक्ति लग गया। कर्म में अब देखना है या तो विभक्ति लगेगा या तो विभक्ति नहीं लगा होगा। ये चीजें होगी। आइए देखते हैं। कर्ता यदि विभक्ति सहित है और कर्म विभक्ति रहित है। चलिए एक बार देखते हैं कि विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। पहले में आप क्या देख रहे थे? कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के अनुसार हो गया। यहां आप देख रहे हैं कि कर्ता विभक्ति सहित है, अर्थात कर्ता में विभक्ति लगी है। और दूसरा स्थिति क्या है? कर्म में विभक्ति नहीं लगा है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, कर्ता में विभक्ति नहीं लगा है, कर्म में लगा है या नहीं लगा है उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहां चूंकि कर्ता में विभक्ति लग गया है
तब हमें कर्म को देखना है कि कर्म में विभक्ति लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो क्या होगा, क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। इन दोनों में क्लियर है। अगर कर्ता में विभक्ति नहीं लगा है तो क्रिया कर्ता के हिसाब से हो रहा है। यदि यहाँ पे कर्म में विभक्ति नहीं लगा है तो कर्म के हिसाब से हो रहा है, लेकिन शर्त क्या है, कर्ता में विभक्ति लगा होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, जैसे राम ने आम खाया। दूसरा, सीता ने आम खाया। दो वाक्य हम लिख दिए ताकि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, पहला वाक्य को देखिए, कर्ता में क्या लगा है, विभक्ति लग गया है। वाक्य दोनों करीब करीब है। कर्ता में थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहां पे ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और यहां क्या है, स्त्रीलिंग है। इसमें भी विभक्ति चिन्ह लगा है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि कर्ता विभक्ति सहित है, क्लियर, दोनों में विभक्ति लगी है, तो क्रिया क्या है, क्रिया समझ लीजिए, खाया शब्द क्रिया है। क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से होगा। अब यह जानना है कि कर्म स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा। अर्थात कर्म यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा। आम क्या है, आप जान रहे हैं कि आम पुल्लिंग है, तो इसके हिसाब से चूंकि इसमें कर्म विभक्ति नहीं लगा है, यहां पे 0 है, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग होने का मतलब खाया हुआ, स्त्रीलिंग होता तो खाई होता। कर्म अगर विभक्ति रहित है तो कर्ता कोई मायने नहीं रखता है कि क्रिया किस लिंग, वचन और पुरुष में होगा। क्लियर। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि कर्ता स्त्रीलिंग है, उसके बावजूद भी कर्म में विभक्ति चिन्ह नहीं लगा और उस हिसाब से क्रिया हुआ है। चूंकि आम पुल्लिंग है तो उस हिसाब से खाया जो है क्रिया पुल्लिंग में हो गया, खाना क्रिया पुल्लिंग में हो गया। तो क्लियर है दोस्तों, ये दो नियम आपको डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम नेक्स्ट नियम पे बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं। अब एक स्थिति ये होती है कि कर्ता में भी विभक्ति लगा है और कर्म में भी विभक्ति लगा है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, यदि कर्ता में भी विभक्ति लगा है, कर्म में भी विभक्ति लगा है, तो क्रिया न तो कर्ता को फॉलो करेगा न कर्म को फॉलो करेगा, वो हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष में होगा। ठीक है ना। अब आइए, यदि कर्ता विभक्ति सहित, या ऐसे बोलिए, कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया एक वचन और अन्य पुरुष में होगा। कोई डाउट नहीं दोस्तों। अब आइए हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं।
दो वाक्य लिखा है हमने दोस्तों। सूत्र क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, कर्ता और कर्म यदि दोनों विभक्ति सहित हो, अर्थात दोनों में विभक्ति चिन्ह लगा हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया एक वचन और अन्य पुरुष में होगा। पहले वाक्य में आप देख रहे हैं कि कर्ता राम में विभक्ति चिन्ह लगा है ने, और कर्म मोहन में भी विभक्ति चिन्ह लगा है को। तो क्रिया क्या हो गई, देख रहे हैं आप, देखना क्रिया क्या है कि देखना क्रिया यहां पे पुल्लिंग और एक वचन में हो रहा है, सॉरी पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग, यहां लिखना भूल गए हम, क्रिया पुल्लिंग पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होगा। ये क्लियर नहीं हो रहा था, दो ही लिखा था। क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और अन्य पुरुष में होगा, तीन ही स्थिति तो हो रहा है ना। क्लियर है, राम में विभक्ति चिन्ह लगा, मोहन में भी विभक्ति चिन्ह लगा, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हो गया। अन्य पुरुष आप समझ रहे हैं, जिसके अन्य पुरुष किसे कहा गया, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष। तो वह के लिए जो क्रिया प्रयुक्त हो रहा है वही रूप इस स्थिति में यहां होगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, सीता ने राम को देखा, कहीं कहीं लिख देता सीता ने राम को देखी। तो अज्ञानता बस हम ऐसी गलतियां करते हैं, वो अक्षम्य नहीं है, ठीक है। सीता चूंकि स्त्रीलिंग है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसमें विभक्ति लग गया। राम पुल्लिंग है, लेकिन वो भी ठीक है कि उसमें विभक्ति लग गया। ऐसी स्थिति में क्रिया क्या हो रहा है दोस्तों, एक पुल्लिंग हो रहा है, एक वचन हो रहा है, और क्या हो रहा है दोस्तों, अन्य वचन में हो रहा है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये तीन स्थिति, और ये तीन स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, इनको समझ लेने के बाद आइए अब समझते हैं। ये तो क्या कि एक दो, एक कर्ता है, क्रिया है, एक कर्म है, ऐसी स्थिति में ये सब चीजें होंगी। कई बार क्या होता है कि एक से अधिक कर्ता होता है एक वाक्य में, उसमें क्या समस्या भी आ जाती है। इसमें होता क्या है कि एक वाक्य में यदि एक से अधिक कर्ता एक समान या एक वचन कहिए, एक वचन में और पुल्लिंग हो, तो क्रिया उसी का एक वचन और सॉरी बहुवचन और पुल्लिंग में होगा। आइए समझते हैं, नियम आ गया। वाक्य में एक से अधिक कर्ता यदि एक वचन और पुल्लिंग है तो क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग होगा। क्लियर है, पहले इस चीज को समझिए। एक वाक्य में एक से अधिक कर्ता है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति है, और वह दोनों एक ही जाति का है, मतलब वो पुल्लिंग है। यह क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया चूंकि एक से अधिक कर्ता हो गया है, तो एक क्रिया तो हो नहीं सकता एक वचन में, सबका बोध कराना है क्रिया के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्रिया पुल्लिंग तो होगा लेकिन बहुवचन में होगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे राम, मोहन और सोहन
घर जाते हैं। है और है में फर्क है। बहुवचन में यदि क्रिया है तो है पर एक नुक्ता लगाना है, बिंदु लगाना है, जिसका उच्चारण नाक से हो रहा है। क्लियर है? यहां देख रहे हैं आप कि वाक्य में एक से अधिक कर्ता है। कर्ता राम, मोहन और सोहन कर्ता है, और तीनों का क्या है, लिंग क्या है दोस्तों, देख रहे हैं, ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है, और तीनों क्या है, एक वचन में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये क्रिया क्या हो गया, वो पुल्लिंग ही हो गया, है ना। और क्या हो गया, नियम के हिसाब से क्रिया क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम और नियम पे बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब यह देखते हैं कि वाक्य में अभी क्या देखा आपने कि एक से अधिक कर्ता, और यदि वह एक वचन में है, पुल्लिंग है। अगर इसी का अपोजिट हो जाए कि एक वचन में है और स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग में था तो क्रिया क्या हो रहा है, बहुवचन और पुल्लिंग हो रहा है। यही स्थिति है सेम कि एक वचन और स्त्रीलिंग यदि हो जाता है, ऐसी स्थिति में कि सारे कर्ता एक वचन में है लेकिन वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया क्या होगा, बहुवचन और स्त्रीलिंग में होगा। आइए नियम को देखते हैं। वाक्य में एक से अधिक कर्ता पुल्लिंग और पुल्लिंग तो हो ही गया, स्त्रीलिंग और एक वचन में है तो क्रिया, चूंकि वचन बहुवचन हो जाएगा, चूंकि एक से अधिक कर्ता हो रहा है, लेकिन उसका रूप लिंग जो है स्त्रीलिंग ही होगा। स्त्रीलिंग और बहुवचन होगा। अगर इससे जस्ट पहले वाला नियम आपको समझ में आ गया तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कर्ता एक से अधिक है लेकिन वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, यह स्थिति को दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। जैसे राधा, गीता और सीमा विद्यालय जाती हैं। देख रहे हैं यहां पे, राधा भी एक वचन स्त्रीलिंग, गीता भी एक वचन और स्त्रीलिंग, सीमा भी एक वचन और स्त्रीलिंग। यहां ठीक है, एक से अधिक कर्ता स्त्रीलिंग और एक वचन में। क्लियर साबित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग, जाति स्त्रीलिंग हो गया। चूंकि बहुवचन दिखाना है तो क्रिया का ये रूप है और है में फर्क होता है, वो बहुवचन। ठीक है, एक और उदाहरण लिखते हैं। सीमा और रीमा सो रही है। स्पष्ट हो जा रहा है नियम, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इससे पहले वाला नियम क्या कह रहा था, कर्ता पुल्लिंग में और एक वचन में है और वह एक से अधिक है तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन होगा। यह नियम क्या कह रहा है कि कर्ता स्त्रीलिंग
और एक वचन में है और एक से अधिक है तो क्रिया क्या हो रहा है, पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग और बहुवचन में हो रहा है। मतलब कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग। यह एक से अधिक एक वचन है तो सब मिलके बहुवचन हो गया। ऐसे भी देखिए यह एक वचन रह नहीं गया, सब मिलके एक बहुवचन का निर्माण कर रहा है, एक एक जोड़ के एक से अधिक हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति भी याद रखना मुश्किल नहीं है कि कर्ता आप देख लीजिए, एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, दो हो गया, दोनों मिलके एक से अधिक वचन का निर्माण कर लिया। ये भी देखिए या एगो हो गया, या दो हो गया और यह तीसरा हो गया, तीनों मिलके एक से अधिक हो गया। तो इस तीनों के हिसाब से क्रिया होनी है तो जाहिर सी बात एक के साथ हो नहीं सकता, तो क्रिया बहुवचन में होगी। अब आइए, अब एक स्थिति ये होती है कि कर्ता के रूप में दो भिन्न लिंग के, मतलब पुल्लिंग भी होगा स्त्रीलिंग भी होगा, एक वचन में है। फिर से कर्ता में या कर्ता के रूप में पुल्लिंग शब्द भी होगा और स्त्रीलिंग शब्द भी होगा, अर्थात दोनों लिंग आ गए, और वह एक वचन में है तो क्रिया क्या होगा, बहुवचन में होगा। क्योंकि यहां तो बहुवचन में हो ही रहा है, वह जो है कि अन्य पुरुष न पुल्लिंग के लिए होगा न स्त्रीलिंग के लिए होगा। क्योंकि यहां क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कर्ता अगर पुल्लिंग में था तो क्रिया पुल्लिंग में हो रहा था, कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया स्त्रीलिंग में है। जब दोनों यहां हो गया, स्त्रीलिंग भी हो गया और पुल्लिंग भी हो गया, एक मिल गया, तो क्रिया दोनों में किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, वह अन्य पुरुष और बहुवचन में है। यहां यह फॉलो कर रहा है कि दोनों एक वचन है तो इस नियम को फॉलो कर रहा है कि वो बहुवचन हो रहा है। लेकिन चूंकि यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का मिलन हो गया तो क्रिया का रूप अन्य पुरुष हो गया। तो इस चीज को भी आप नियम में याद रखिए। वाक्य में भिन्न लिंगों के एक वचन में करता है तो क्रिया अन्य पुरुष और बहुवचन में होगा। आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों राम और सीता जाते हैं। मीरा और रामू खाते हैं। हमने दोनों तरह के शब्द या कर्ता इसमें प्रयोग किए हैं। पहले नियम क्या कह रहा है दोस्तों कि वाक्य में कर्ता एक से अधिक है और वह दोनों लिंग में है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग है। वही लिखा वाक्य में भिन्न लिंगों के एक वचन, इसमें शर्त है कि दोनों एक एक वचन में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन और अन्य पुरुष में होगी। आप ये देखिए इस नियम के हिसाब से इसको देखते हैं। राम क्या है, पुल्लिंग है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक लिंग सब कर्ता हो गया, एक वचन है, दोनों एक वचन में है, लेकिन एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या हो रहा है, अन्य पुरुष और बहुवचन। जाते हैं से स्पष्ट ही है कि यह बहुवचन है, और क्या है कि अन्य पुरुष, या अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष क्या जान रहे हैं, वह वे
क्योंकि वह के लिए तो हो नहीं सकता, वह का बहुवचन वे है या वे लोग है, तो वे लोग के लिए जिस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह के क्रिया का उपयोग होता है, सेम वही स्थिति उसी रूप में उसी तरह के क्रिया का प्रयोग यहां होगा। दूसरे वाक्य में आप देखिए इसका ठीक उलट, इधर मीरा क्या है, स्त्रीलिंग, और क्या है, एक वचन। रामू भी क्या है, पुल्लिंग, और क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक वचन। दोनों है कि अन्य लिंग का है लेकिन वो एक वचन में है, तो क्रिया अन्य पुरुष और बहुवचन में हुआ। ये भी समझने में कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इन्हें आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और नियम पे बात कर लें। आइए दोस्तों अब देखते हैं, कभी जो लास्ट वाला नियम आप देख रहे थे इसी से मिलता जुलता अब ये दूसरा नियम है कि वाक्य में कई बार ऐसा होता है कि दो लिंग, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के करता है लेकिन दोनों द्वंद्व समास के रूप में है। समास आप समझ रहे हैं, अगर आपको परेशानी समास द्वंद्व समास को समझने में आ रही है तो आप प्लीज जो है कि द्वंद्व समास वाला चैप्टर में जाइए और उसको देखिए। लेकिन फिर भी द्वंद्व समास वो है, चार्थे द्वंद्व, आप समझ रहे हैं कि दोनों पद प्रधान या दोनों पद गौण होता है इसमें, ठीक है। पहले हम नियम को लिख लें फिर हम आगे बात करते हैं। वाक्य में दोनों लिंगों एक वचन, वाक्य में दोनों लिंगों के एक वचन में कर्ता हो तथा द्वंद्व समास के रूप में हो तो क्रिया अन्य पुरुष और बहुवचन होगा। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसको ध्यान दीजिए। पहले हम एक उदाहरण लिखते हैं, इससे यह समझ में आ जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पहले इसको समझिए। वाक्य में दोनों लिंग के, अर्थात स्त्रीलिंग भी होगा और पुल्लिंग भी होगा, एक से अधिक कर्ता होगा। यहां तक क्लियर है। दोनों लिंग के एक वचन में हो, दोनों लिंग का तो है लेकिन वो एक वचन में है, क्लियर है। कर्ता होता था वो द्वंद्व समास के रूप में हो, दोनों कर्ता के बीच वो डैश का निशान हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया अन्य पुरुष और बहुवचन में होगा। जैसे आप देखिए, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। राम सीता जाते हैं, राधा कृष्ण रास रचाते हैं। ये तो वाक्य हमने लिखा दोस्तों। आप ये देख रहे हैं, आइए देखिए। राम क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। सीता क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। दोनों लिंगों के एक वचन में कर्ता तथा द्वंद्व समास के रूप में। यह चिन्ह क्या है, द्वंद्व समास का। ऐसी स्थिति में हो तो क्रिया क्या होगी, अन्य पुरुष और बहुवचन में होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हो गया, राम और सीता, इसको इस तरह भी कहें, राम और सीता जाते हैं। उसके साथ जो नियम है, लेकिन होता है वाक्य कि जब आप रचना कर रहे होते हैं तो कई बार ये स्थिति आता है कि आप द्वंद्व समास के रूप में शब्दों का चयन करते हैं। जैसे राधा कृष्ण रास रचाते हैं। राधा कृष्ण की कहानियां बहुत ही फेमस है
और जो है वो एक बहुत ज्ञानवर्धक उनकी लीला रही है, जिससे उस पर कभी हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ वाक्य रचना पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राधा और कृष्ण, आप देख रहे हैं कि राधा स्त्रीलिंग एक वचन में है, कृष्ण पुल्लिंग एक वचन में, और दोनों समास के रूप में है, और तथा इस तरह का शब्द दोनों के बीच में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया देख रहे हैं क्या हो रहा है, पुल्लिंग सॉरी बहुवचन अन्य पुरुष में हो रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हम, चूंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके बाद हम कुछ और नियम बच गए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी के साथ और इसी कामनाओं के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने जीवन में अच्छे से अच्छे और मनचाहा मुकाम हासिल कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।